हेलो स्टूडेंट, जैसा आप सभी को मालूम है कि आज अत्यंत ज्वलंत मुद्दे भारत चीन संबंधों को लेकर के सेमिनार किया गया है और इस पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष रूबरू हो रहे हैं रिटायर्ड कर्नल आदरणीय श्री मनोज बर्मन सर। इनके परिचय के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि इनके परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं, सभी स्टूडेंट सर को जानते हैं। फिर भी कुछ न्यू स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि सर सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए हैं और इसके बाद इंदौर की कुछ प्रतिष्ठित कॉलेजों के प्रिंसिपल रह चुके हैं और आज भी सुधारवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, समाज सुधार के कार्य में संलग्न रहते हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि सर का लगातार सानिध्य हमें मिला हुआ है। हमें हमारे स्टूडेंट को लगातार सर का मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस कोरोना के संक्रमण काल में सर ने बहुमूल्य समय निकाला और हमारे स्टूडेंट के लिए मार्गदर्शन देने के लिए एग्री हुए। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर जो है अपनी बात को स्टार्ट करें। धन्यवाद। मैं सेवानिवृत्त कर्नल मनोज बर्मन सभी भविष्य के लोक सेवकों को आशीर्वाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके ये प्रयास सफल होगा। संकट काल है और पिछले 4 महीने से सभी अपने अपने घरों में बंद है। ये कोई लोकल विषय नहीं है, वैश्विक महामारी है। फिर भी जीवन चलता रहेगा। हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं का एक शेड्यूल होता है, एक टाइम टेबल होता है और उसमें जाने से पहले पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है। उसी चरण में civiljob.com ने अपना प्रयास हमेशा के लिए चालू रखा है ताकि भविष्य के लोक सेवकों को तैयारी करने में कोई बाधा ना आए। आज का विषय बहुत ज्वलंत विषय है और महामारी, ये जो कोरोना है उसी की तरह ये विषय भी वैश्विक है, क्योंकि सिर्फ भारत चीन संबंध नहीं, आज चीन के साथ समग्र विश्व के संबंधों की चर्चा है। लेकिन इस विषय को मैं रक्षा एंगल से कम और जो सिविल सेवा के तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से अधिक लूंगा, क्योंकि एनडीए सीडीएस के बच्चों के लिए वो गलवान घाटी और वो ज्यादा जरूरी है जो कुछ हाल ताजा हो रहा है। लेकिन जो आपकी तैयारी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि चीन का भूत, वर्तमान और भविष्य सभी चीजों को दृष्टिकोण रखकर मैंने कुछ बातें आप तक पहुंचाने का तैयारी की है, तो मैं उसी तरह चलूंगा। यूं तो भारत चीन संबंध बहुत पुराने हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उन्होंने युद्ध करना न करने का संकल्प लिया, उस समय से समुद्री मार्ग से पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जो सारे देश साउथ ईस्ट एशिया में हैं, सुदूर जापान से लेकर चीन, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया भी उस कालखंड में बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। लेकिन क्योंकि चीन भी भारत की तरह एक प्राचीन सभ्यता है, उनको जिन लोगों ने ज्यादा प्रभावित किया, जिन विचारधाराओं ने ज्यादा प्रभावित किया, उसमें सुंग, जाओ और कन्फ्यूशस अधिक है, क्योंकि बौद्ध के अनुयायी
कभी भी इस तरह का आचरण नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हम आज चीन और चीन वासियों के और चीन की जो भी सरकार है उनका जो भी आज व्यवहार है, शायद वो बौद्ध धर्म के अनुरूप नहीं है। ऐतिहासिक रूप से हम चीन के बहुत करीब थे, हैं, लेकिन रहेंगी या नहीं एक विषय है जिस पर सभी पूरा विश्व चिंतन कर रहा है। मैं थोड़ा सा पास आ जाऊंगा कालखंड की दृष्टि से, जब मिडिल एजेज में इस्तांबुल यानी टर्की का हेड कैपिटल, जब वो इस्लाम का केंद्र बना, जहां खलीफेट की स्थापना हुई, तब वहां से लेकर चीन तक एक व्यापार मार्ग चला करता था जिसको सिल्क रूट, ऐसे तो बहुत सारे सिल्क रूट है, चाइना से यहां पर भी व्यापार होता था, भारत में भी 2 सिल्क रूट है, लेकिन ओरिजिनल जो सिल्क रूट है वो उसी को कहते हैं जो तुर्की से लेकर चाइना के सिंकियांग प्रोविंस तक जाता था। तो उस कालखंड में व्यापारी बहुत सारे सामग्री तुर्की से लेकर पैदल मार्ग से चीन तक पहुंचते थे, और कुछ कालखंड के बाद उस रास्ते के पे पड़ने वाले सारे ही देशों ने इस्लाम ग्रहण किया, क्योंकि व्यापारी जहां पर भी जाते थे, व्यापार करते थे, रुकते थे, सामान खरीदते थे, बेचते थे, और उस समय जो भी इस्लामिक त्योहार होता था, ईद, बकरीद, वो सब मनाते थे। इस तरह से अगर हम देखें, पूर्व काल के यूएसएसआर के अंडरबेली में जितने भी देश थे, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, चेचेनिया, अजरबैजान, ये सारे देश जो थे उस कालखंड में इस्लाम को कबूल किया, और इस्लाम का प्रभाव चीन के सिंकियांग प्रोविंस तक गया। आज चीन का वो प्रांत जो उन्होंने अपने देश में समाहित कर लिया, अब ये जो समाहित कर लिया, मैंने कहा, इसमें यह समझना होगा 1949 में हमारे 2 साल बाद चीन को स्वतंत्रता मिली, और उस स्वतंत्रता के लिए उनको लंबा संघर्ष करना पड़ा। जो नेशनलिस्ट आर्मी थी वो जनरल चिंग काई शेक के नेतृत्व में लड़ती रही, और एक विचारधारा की लड़ाई लेकर माओ सेतुंग, जो उनके वैचारिक नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 1939 में, अगर आप देखें, लॉन्ग मार्च करते हुए चाइनीज मेनलैंड में प्रवेश किया। उसके पहले विश्व में एक नए विचारधारा साम्यवाद की स्थापना हो चुकी थी, और उस विचारधारा से प्रभावित होकर प्रथम विश्व महायुद्ध के दौरान तत्कालीन रशिया में तख्ता पलट हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसमें रशिया के राजा रानी, जिनको जार और जारीना कहते थे, सपरिवार मारकर विद्रोहियों ने एक नए सत्ता की स्थापना की थी, और उसको इतिहास में हम जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। वो समय कालखंड था जब विश्व महायुद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व महायुद्ध चल रहा था, जो 1914 से लेकर 1919 तक चलता रहा, और रशिया भी मित्र राष्ट्रों के साथ एक सहभागी था। लेकिन क्योंकि उसी वक्त वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, तो रशिया ने उस वक्त प्रथम विश्व महायुद्ध से अपने को अलग कर लिया, ये कहते हुए ये हमारे विचारधारा के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं श्रमिक और कृषकों का वो है, एक्सप्लॉइटेशन है। और उन्होंने इस युद्ध को, जो भी उसमें युद्ध में भागीरथ देश थे, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, टर्की, उन्होंने कहा ये किसी
कारण से लड़ाई नहीं हो रही है, ये सब उपनिवेशवाद की लड़ाई है। क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। सभी देश जो इंडस्ट्रियली थोड़े से भी प्रोग्रेसिव थे, वो चाहते थे कि उनको नए नए उपनिवेश मिले, यहां से उनको रॉ मटेरियल और सस्ता लेबर मिले। तो हम देखेंगे विचारधारा के कारण प्रथम विश्व महायुद्ध से रसिया ने अपने को अलग कर लिया, ये कहते हुए कि इसमें श्रमिकों का और कृषकों का शोषण है, अतः हम इस युद्ध में साथ नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद जब चाइना में उनके जनसाधारण में, क्योंकि वो भी एक कृषि प्रधान देश था, उन्होंने भी जब विचारधारा की स्थापना हेतु रशिया के बाद चूंकि उनके संपर्क में ही थे, विचारधारा का वहां प्रसार प्रचार शुरू हुआ, तो एक लंबा गृह युद्ध चला और जिसमें सेनानायक थे जनरल चिंग काई शेक। और 1939 में जब माओ से तुंग लॉन्ग मार्च करके चाइना मेनलैंड में घुसे, उस वक्त चिंग काई शेक ने अपनी सारी फौजों को फॉर्मोसा में एकत्रित कर लिया। और वहां तक चूंकि उसके बीच में एक वाटर बॉडी था, इसलिए चाइनीज मेनलैंड में साम्यवाद की स्थापना के बाद भी वहां पर चाइनीज प्रभाव नहीं पहुंच सका। चूंकि द्वितीय विश्व महायुद्ध इस समय तक खत्म हो चुका था और अमेरिका का प्रभाव विश्व भर में हो गया था, और अमेरिका ने अपना जो सारा प्रयास था वो साम्यवाद के खिलाफ लगा के रखा था, और वो नहीं चाहते थे कि साम्यवाद का प्रभाव रसिया के बाहर जाए। और इस दृष्टिकोण से द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद से ही उन्होंने कुछ सैनिक संगठन बनाए, जिनका नाम क्रमशः नाटो, सीटो, सेंटो, और एक डैगर और डॉलर पॉलिसी के तहत रसिया को उसके चारों ओर बसे देशों में नाटो, सीटो, सेंटो के मेंबरशिप के साथ आर्थिक मदद दी, जिससे उसमें साम्यवाद का प्रभाव न पड़े। लेकिन गुजरते समय के साथ माओ का प्रभाव बढ़ा। हालांकि माओ का जो साम्यवाद था वो कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से थोड़ा सा अलग था, जिसमें जबकि कार्ल मार्क्स ने कहा विश्व के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी श्रृंखला के सिवाय कुछ भी नहीं है, पाने के लिए समग्र विश्व है। इसलिए उन्होंने श्रृंखला और आंदोलन की बात पर जोर दिया। लेकिन माओ ने कहा मांगने से या श्रृंखला से या आंदोलन से कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने एक नई बात जोड़ी, पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, बंदूक के नाल से शक्ति का उद्भव होता है, लिहाजा आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। और उनका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये बोध वाक्य आज तक लागू है। अगर हम घटनाओं को देखें, 1949 में जिस चीन को आजादी मिली थी, उस चीन का जो भूभाग उस वक्त उनके कब्जे में था, आज तकरीबन उससे 2.5 गुना जमीन उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, जिसमें वो सारे देश जो सिल्क रूट में पड़ते थे, जो उनके आसपास थे, जो सिंकियांग प्रोविंस वगैरह में थे, वो सब मुस्लिम बहुल प्रधान है, मुस्लिम बहुल देश हैं। और यही कारण है कि चाइना के उस भाग में जहां पर उइगर मुसलमानों का समस्या आज बतलाया जाता है, जिसमें से करीब 10 लाख लोगों को उन्होंने बंदी बना कर रखा हुआ है, पूरे देश में उन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक वो रखा है, शासक का ऐसा प्रणाली बना के रखा है जिसमें आप न तो गिरजाघर में वो मुसलमानों का नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप रास्ते में नमाज तो खैर कोई सवाल ही नहीं है,
आप रोजा नहीं रख सकते हैं, किसी प्रकार की धार्मिक व्यवहार सार्वजनिक जीवन में नहीं प्रभाव हो सकता है, और एक पूरा का पूरा प्रांत आज बंदी के रूप में जीवन यापन कर रहा है। अगर हम देखें, चीन का जो सीमा है सिर्फ 14 देशों से मिलता है, जिसमें से 12 देशों के साथ उनका संघर्ष की स्थिति है और भूमिका रही है। लेकिन आज वो रशिया के व्लादिवोस्टोक पर अपना हक जताता है कि 1860 के उनके मैप के अनुसार ये शहर उनके आधिपत्य में था। मंगोलिया का बहुत बड़ा हिस्सा, अगर आज नीचे आ जाए, म्यांमार में कुछ समस्याएं थी जो वहां के रोहिंग्याओं के कारण उत्पन्न हुआ, उनको मदद के नाम पे वो गए, उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो आज विश्व समुदाय से सहयोग मांग रहे हैं। साथ ही वो सारे देश जो दक्षिण चीन सागर में हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और सुदूर जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इन सभी देशों से उनके जो संबंध है वो शत्रुवत है। उसका एक कारण माओ सेतुंग के समय से एक नीति जो विस्तारवाद की हुई कि जमीन जहां पर भी संभव हो वो हड़प लो, और उसके लिए उसी तरह का उनका आचरण है जैसा कि हम अक्सर हिंदी सिनेमाओं में देखते हैं। गांव में एक प्रभावशाली परिवार होता है, जमींदार, जिसके पास बहुत पैसा होता है, वो किसी को भी मदद के नाम पे ऋण दे देते हैं और खाली कागज में, कोरे कागज में दस्तखत करवा लेते हैं, और कालांतर में वो कहते हैं कि तुम ब्याज नहीं दे पा रहे हो और ये सारी जमीन हमारी है। ठीक उसी प्रकार चीन, जबकि अमेरिका ने डैगर एंड डॉलर की पॉलिसी के तहत जिन भी देशों की मदद की, चाहे वो सैनिक हो चाहे आर्थिक हो, क्योंकि डैगर और डॉलर पॉलिसी था, उनको आर्थिक मदद करते थे, ऋण नहीं देते थे। चीन जहां पर भी मदद के नाम से जाता है, अफ्रीका से लेके एशिया के सारे देश जो आसपास हैं, उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब शामिल है। ये उसी तरह के डैगर और डॉलर नीति के पुनरावृत्ति करने के निमित्त उन्होंने एक नया थ्योरी अपनाया है जिसको वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं। और भारत को चारों ओर से, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जो छोटे छोटे देश थे वो उनके प्रभाव में आ गए, उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे से वित्तीय मदद मांग ली, कहीं पर रास्ता बनाने के लिए, कहीं पर पोर्ट बनाने के लिए, कहीं पर और किसी तरह से उन्होंने उनसे सहयोग लिया। और आज वो सहयोग इतना अधिक हो गया है, सहयोग की राशि, कि बहुत सारे देश जिन्होंने उनसे ऋण लिया, उनके ऋण के जो ब्याज की राशि है वो उन देशों के समग्र आय से अधिक है। यानी कि वो जो पुराने समय में जमींदार करते थे कि अब तुम ब्याज नहीं चुका पा रहे हो तो तुम्हारा देश हमारा हो गया, उस तरह की नीति। उनके इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा भारत, सारे ऐतिहासिक संबंधों को ताक पे रखते हुए उन्होंने 1962 में, जबकि उस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक नीति चलाई जिसको पंचशील नाम का एक संगठन बनाया, लेकिन उस संगठन में भी होते हुए जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, चावेन लाई तत्कालीन उस देश के प्राइम मिनिस्टर भारत भ्रमण पर आए, और उन्हीं दिनों, जैसा कि हम सबको विदित है, एक घृणित उस कार्य उन्होंने किया। इसी लद्दाख में उन्होंने बिना सूचना के, पूर्व सूचना के, किसी तरह का प्रोवोकेशन के बिना ही आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना तैयार भी नहीं थी। इन दिनों निरंतर समाचारों में आप देखते होंगे, ये सारे वो स्थान है जो 14,000 15,000 फीट तक की ऊंचाई पे है, और चूंकि वहां पर एटमॉस्फेयर जो है रेरिफाइड है, वहां ऑक्सीजन की कमी है,
चाहते हुए भी आप एकाएक वहां बहुत सारे सेना की प्रेजेंस नहीं कर सकते हैं। और इस कारण से जब तक और भारतीय सेना के पास उस तरह के साजो सामान भी नहीं था, न कोई तैयारी थी, न कभी हमने सोचा था कि हमारे ऊपर चीन जैसे मित्र देशों से आक्रमण हो सकता है। इस कारण उस वक्त शुरू शुरू में हमारे साथ बहुत, हमारी सेना ने बहुत चोट सहा, बहुत सारी शहादत हुई और काफी समय लगा उससे उबरने के लिए। और उस वक्त से लेकर आज तक पूरा पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमोत्तर तक की जो सीमा आज चीन से मिलती है, मैं आज चीन से मिलती है जानकर कह रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजों के 150 पौने 200 साल के शासन काल में भारत की सीमा का कोई भी हिस्सा चीन से नहीं मिलता था, क्योंकि अंग्रेज इस बात को समझते थे चीन जैसा देश अगर उनके हमारा पड़ोसी बन जाए तो उसमें क्या क्या नुकसान होने की संभावनाएं हैं। और इस कारण भारत और चीन के बीच में तिब्बत नाम का जो देश था, जो संपूर्ण रूप से थियोक्रेटिक देश था, दलाई लामा जहां के स्पिरिचुअल हेड और टेम्पोरल हेड दोनों ही हुआ करते थे, उसको अलग देश बना के रखा। और इस कारण से चीन की सीमाएं हमारी सीमाओं से को नहीं छूती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीनी हिंदी चीनी भाई भाई या अन्य अदूरदर्शिता के कारण 1950 में जब चीन ने 50 के दशक में जब चीन ने अपना पैर फंसारा, विस्तारवादी अपने नियत के तहत उन्होंने तिब्बत पर अपना आधिपत्य बतलाया, हमने एक अच्छे पड़ोसी के नाते उसको मदद देने के बजाय उनका आधिपत्य उस देश में मान लिया। और इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि आज भारत का करीब 3000 किलोमीटर सीमा लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारे सीमाएं सीधे सीधे चीन के संपर्क में आता है। और उसका जो परिणाम है वो हमारे सामने है, निरंतर संघर्ष की स्थिति है, क्योंकि चीन कभी भी इतिहास में चैन से नहीं बैठा। वो अड़ोसी पड़ोसी देशों के हमारे साथ 62 में युद्ध होने के बाद 67 में फिर उन्होंने ऐसा ही प्रयास किया। बाद में उन्होंने 80 के दशक में वियतनाम से भी युद्ध किया, क्योंकि वियतनाम का भी जो सीमा है वो उनसे मिलता है और वहां पर काफी लंबा संघर्ष हुआ। और जिस फौज पर चीन को इतना नाज है उसको धूल चटा दी अपने सीमित संसाधनों से वियतनाम ने। लेकिन उनका जो प्रवृत्ति है, नेचर है जमीन हड़पने का, वो खत्म नहीं हुआ। और इस कारण आज भी हम देखें तो चीन के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से 14 में से 12 देशों से निरंतर संघर्ष की स्थिति है और सबसे उनका खटपट चलते ही रहता है। इसी क्रम में उन्होंने एक नया दांव खेला। उनको लगा कि एक विश्व शक्ति, क्योंकि इस बीच उन्होंने जो हमने कहा कि सुंग जाओ की उनकी जो फिलॉसफी थी, सुंग जाओ की फिलॉसफी की विशेषता था, उन्होंने कहा जब आप बहुत बलवान हो तो आपके दुश्मन को आपके बल का एहसास नहीं होना चाहिए, उनको लगे कि आप बहुत कमजोर हो। इसी तरह जब आप बहुत दूर हो तो उनको लगे आप बहुत पास हो। इन नीतियों के कारण उन्होंने ये 60-70 साल निरंतर अपने आर्थिक, अपने सामरिक और सभी तरह से अपने को तैयार किया। बल्कि 60 के दशक तक तो चीन में किसी का प्रवेश भी निषिद्ध ही था। आयरन कर्टन देश कहते थे, यानी ऐसा देश जिसमें लोहे के पर्दे लगे हुए हों। उन्होंने किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच में अपनी भागीदारी नहीं की। ओलंपिक खेलों में वो अपना यूएनए के सदस्य भी नहीं थे। और जब 60 के दशक में उनको यूएनए के सदस्य जब उनको बनाने की प्रस्ताव हुआ, उसमें उनका शर्त था कि फॉर्मूसा, जो उस वक्त चीन का प्रतिनिधित्व करता था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही और जिसको वीटो पावर मिला था, तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि
चीन को अगर यूएनओ सदस्य है तो दूसरा चीन यानी फॉर्मोसा, उसको केएमटी चाइना भी उसको कहते थे, उसको आपको डिलिस्ट करना होगा, उसको चीन मानकर आप सदस्य नहीं रख सकते हैं, जिसको भारत के आग्रह के कारण मान लिया गया। और साथ ही जो एक स्थान रिक्त हुआ फॉर्मोसा के वीटो पावर से हटने पर, वो भारत को ऑफर किया गया, लेकिन भारत ने तत्कालीन जो हमारे शासक दल थे, शासक वर्ग था, उन्होंने अपनी समझदारी इसमें समझी कि चीन हमारा पड़ोसी है, उससे प्रसन्न रखना जरूरी है, वो हमसे साइज में बड़ा है, अतः उन्होंने उनके प्रस्ताव के कारण वो वीटो पावर चीन को मिला। इतिहास में कई बार देखने में आया, कई निर्णय गलतियां भविष्य में जाकर गलत साबित होते हैं। अंग्रेजी में इसको हाइंडसाइट कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम आज नहीं देख सकते हैं कि हम जो आज निर्णय ले रहे हैं उसका भविष्य में क्या परिणाम होंगे। परिणाम आज जो भी है, हम पर और संपूर्ण विश्व पर हम आंख मूंदे बैठे रहे। चीन ने बहुत तेजी से, क्योंकि वहां पर साम्यवाद था, तो उन्होंने विकास किया, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण हमारे यहाँ विभिन्न मत है, वहां एक मत है। उन्होंने जो इंडस्ट्री लगाई, जो कुछ भी उन्होंने किया, उसमें लोगों को बहुत लो वेजेज देते थे, उसका कोई प्रोटेस्ट नहीं था। और इस तरह से उन्होंने धीरे 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 अपने उत्पादन को इतना बढ़ा लिया कि पूरा विश्व बाजार पर उनका दबदबा एक छत्र राज हो गया। और आज उनके मन में अमेरिका के समकक्ष बनकर खड़े होने का एक आर्थिक बहुत बड़ी शक्ति हो जाने के कारण, वो जो मन में उनकी इच्छा है कि हम सुपर पावर बने, उसके तहत उन्होंने अपना पांव पसारना शुरू किया। इसमें एक चीज और हमको ध्यान देना होगा कि जो घटनाएं अभी हमको लेह लद्दाख में देखने को मिली, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, जो भारत के आजादी के बाद पाकिस्तान की ओर से कश्मीर के पर हमले के बाद जो एक हिस्सा, वो भी हमारी आदूरदर्शिता के कारण, जब हमला उन्होंने किया और युद्ध विराम की घोषणा हमने की, तब जब अभी भी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जिसको आज हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके कहते हैं, वो पाकिस्तान के पास ही रह गया। तत्कालीन अधिकारियों ने आग्रह किया था, जो फौजी अधिकारी थे, कि हमको कुछ समय और दीजिए, हम इसको भी खाली करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस वक्त सीज फायर कर दिया। शायद विश्व इतिहास में एकमात्र घटना होगी जहां आक्रमण दूसरे देश ने किया हुआ हो और हमारी जमीन उनके कब्जे में रहते हुए ही हमने अपनी ओर से उसको सीज फायर की घोषणा कर दी। और उस कारण जो पीओके है, उसमें एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, उसका महत्व यह है कि उसमें अक्साई चीन, गिलगिट और बाल्टिस्तान है। गिलगिट वो स्थान है जहां पर विश्व के 5 बड़े देशों की सीमाएं मिलती है: रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। ये जो संघर्ष आज हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने इतने सालों में बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की दिशा में कोई बड़ा भारी कदम नहीं लिया था। जैसे जैसे चीन चाहता रहा, वैसे ऐसा हम व्यवहार करते रहे, उनको किसी न किसी तरह की छूट दी। एक बात ध्यान देने वाली है कि चीन और भारत के बीच में कोई औपचारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, जिसको एलओसी कहते हैं, एलएसी जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उस वक्त जब अंग्रेज यहां पर थे, कुछ सीमांकन हुए थे और वो सीमांकन तिब्बत के साथ हुए थे। चीन भी उपस्थित था उस गोष्ठी में, लेकिन वो सिग्नेटरी नहीं है। तो जो भी उस वक्त के वो हुए थे, दोनों पक्षों ने माना था, उसमें चीन कोई पार्टी नहीं है डायरेक्ट, उसमें भारत यानी उस वक्त का ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में सहमति हुई थी
लेकिन वो सहमति भी ऐसी नहीं थी जो दूसरे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं कहीं पर भी उसमें कोई नदी नाला कोई फिक्स लाइन है जिसको आप कह सकते हैं। आज भी जो चीन और भारत के बीच में जिसको मैकमोहन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, बहुत कुछ कहा जाता है, ऐसी कोई लाइन है नहीं। मोटा मोटी हम कह सकते हैं फौजी दृष्टि से उसको हम वाटर शेड कहते हैं। वाटर शेड का मतलब है पहाड़ों की चोटियों में बारिश या बर्फ गिरने से जितना बर्फ या पानी बहकर उत्तर की दिशा में जाएगी वो चीन की सीमा है, जो दक्षिण की आएगी वो भारत की सीमा है। और प्रतिवर्ष जब बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो वो सीमाएं, वो बर्फ से कई कई किलोमीटर सीमाएं अदली बदली हो जाती है। और चीन चूंकि उनका नीति ही विस्तारवादी का है तो उन्होंने हमेशा से अरुणाचल से लेकर पूरे लद्दाख की सीमा तक उस का लाभ उठाने का प्रयास किया और हमेशा ही किसी न किसी तरह का द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न की। कोई फिक्स लाइन ऑफ टेरिटरी या बाउंड्री नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे किसी न किसी सीमाओं पे अपने को आगे बढ़ता हुआ आ जाना, समय समय पर उनके हेलीकॉप्टर आ जाना, यूज्ड फूड पैकेट्स या फूड केन्स जिसमें हाई एल्टीट्यूड में जो भोजन वगैरह है वो ताजे खाने नहीं मिलते हैं, वो डब्बा बंद खाने मिलते हैं, डिब्बा बंद खाने मिलते हैं। इसलिए उनके खाली डिब्बे वगैरह वो वहां पर लाकर रख देते हैं और समय समय पर कहते रहते, कभी आकर वहां एक्सरसाइज करने लगते हैं, कबड्डी खेलने लगते हैं, पत्थर रख देते हैं। पूरा ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा लद्दाख में ही होता है, पूरे क्षेत्र में करते रहते हैं। जो तत्कालीन घटना हुई है जो हम लोग रोज पढ़ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत ने इन सारे विषयों को 70 साल तक तो झेल लिया। नए सरकार के आने के बाद हमने जो उन इलाकों में, दुर्गम इलाकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड, अपने ब्रिजेज बनाने शुरू किए ताकि युद्ध की स्थिति होने पे, संघर्ष की स्थिति होने में हम आसानी से अपने सैनिक और सैनिक साजो सामान को वहां तक ले जा सके। उसी तारतम्य में हमने दौलत बेग ओल्डी जो एक महत्वपूर्ण स्थान है जो करीब 14,000 फीट की ऊंचाई में है, जहां पर जो भी राज्य करेगा, जिसके जहां पर वहां पर स्थापित रहेगा, उसको ये पूरे गलवान घाटी से लेकर और पूरी सीमा जो है जिसमें लद्दाख, चुशूल और अक्साई चीन, गिलगिट, ये सब शामिल है। इस पर हम प्रभावशाली रूप से अपना नियंत्रण कर सकेंगे। इस बीच अपने उसी विस्तारवादी नीति के तहत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से समझौते के तहत, समझौता कहें या जबरदस्ती कहें, तहत चीन ने सिपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर करके एक रास्ता बनाना शुरू किया, क्योंकि उनको जो तेल की आयात है मिडिल ईस्ट से वो सारा पूरे हिंद महासागर से गुजरता हुआ और जो दक्षिण चीन सागर में पहुंचता है, करीब उनके 80% जो ऊर्जा का है निर्यात इसी रास्ते से, आयात इसी रास्ते से होता है। इसलिए भविष्य की चिंता करते हुए, क्योंकि वो सबसे लड़ाई करता है, उसकी चिंता करते हुए कि कभी ऐसी स्थिति हो कि दक्षिण चीन सागर में उनका प्रभाव कम हो, और भी इस रास्ते को छोटा करने के लिए, ईरान तक पहुंचने के लिए रास्ता छोटा करने के लिए इस सिपेक का उन्होंने इजाद किया, जिसमें भारत ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ, पाकिस्तान होता हुआ वो रास्ता ईरान तक जो पहुंचेगा। तो चीन का एक ये भी डर है कि अगर भारत ने अभी जो पार्लियामेंट में धारा 370 खत्म किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 स्टेट में बांटा, जिसमें लेह लद्दाख एक
और जम्मू कश्मीर दूसरा राष्ट्र। और अपने पार्लियामेंट पे भाषण देते हुए हमारे गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख कहते हैं, उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पूरा अक्साई चीन और बाल्टिस्तान वगैरह सब शामिल है, गिलगिट बाल्टिस्तान शामिल है। इन बातों को देखते हुए कि अगर भारत ने इन चीजों पर अपना कब्जा किया तो उनका जो सीपेक है वो खतरे में पड़ जाएगा। इन सारे कारणों से ये जो गलवान घाटी का जो घटना है वो उन्होंने शुरू किया। उसके साथ ही कुछ और भी शुरू किया। उनका ऐसा नहीं कि वो किसी एक ही मोर्चे पर गड़बड़ करते रहते हैं। सबसे पहले उन्होंने जिस कोरोना नाम का काल विश्व में फैलाया और जिसकी जानकारी पूरी दुनिया में नहीं दी, और इस कारण चीन से अबाध गति से, विशेषकर वुहान जहां पर सबसे ज्यादा उनकी इंडस्ट्रीज है, जहां पर सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं, वहां पर लोग आते जाते रहे। नए साल का समय था, विश्व भर में रहने वाले चीनी चाइना में पहुंचे, वहां के रहने वाले जो वहां पर विदेशी रह रहे हैं वो अपने देशों में गए, और इस तरह से ये भयावह स्थिति आज उत्पन्न हुई है जिसमें तकरीबन 5.5 लाख संख्या में लोग विश्व भर में मर चुके हैं। अमेरिका त्राही त्राही कर रहा है। भारत में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 25,000 के पार चला गया मृतकों की संख्या। ये सब करने के बाद उन्होंने उस महामारी से, क्योंकि पूरा विश्व का नजर आज चीन पर है, सभी ये मानते हैं कि इस घटना के पीछे चीन की बहुत भूमिका रही। उन्होंने समय से WHO को जानकारी नहीं दी, और जानकारी जो दी भी उन्होंने उसको इस तरह से प्रभावित किया कि उसने उसको महामारी घोषित नहीं किया, जिससे समय से कुछ ऐसे वो लिए जा सकते, ऐसे तरीके अपनाए जाते कि महामारी को रोका जा सकता था चीन के सीमाओं के अंदर। और जिसके कारण अमेरिका ने WHO को, जो सबसे ज्यादा आर्थिक मदद देने वाला अमेरिका है, उन्होंने आर्थिक मदद देना भी बंद कर दिया। इन सब बातों से अपने विश्व का नजर हटाने के लिए उन्होंने दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धाभ्यास शुरू किया, और करीब पिछले 30 सालों से वो उसको अपना दक्षिण चीन सागर के 90% सीमा 90% भाग में अपना अधिकार कहता है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून को वो नहीं मानता है, क्योंकि मैरीटाइम लॉज हैं जिसके अनुसार हर एक देश जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, समुद्र के उनके से पोर्ट से कितनी दूर तक समुद्र सीमा में उनका अधिकार होगा, संपूर्ण अधिकार होगा, उसके कितने आगे तक वो मछली का कर सकते हैं या दूसरी तरह के दोहन कर सकते हैं, जो मिनरल्स हैं, ये सब तय है। लेकिन चीन इनमें से किसी को भी नहीं मानता है। उसका सिर्फ कारण ये है कि चीन का जो एनर्जी नीड्स है उसका 80% उसी रास्ते से आता है, और विश्व का 35 से 40% जो व्यापार है वो उसी रास्ते से होता है। चीन उसमें अपना प्रभुत्व रखना चाहता है। उस क्षेत्र में करीब 250 छोटे बड़े आइलैंड हैं, वो सब चीन अपना कब्जे में कहता है। जबकि इतिहास में जापान एकमात्र देश है जिसने चीन के ऊपर अपना अधिकार जमाया था, और उसमें से बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिस पर जापान का, फिलीपींस का, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रभाव था उनके अधिकार में था। चीन उनमें से किसी भी के अधिकार को आज मानने को तैयार नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम को मानने को तैयार नहीं है। इस कारण, क्योंकि वो समझता है कि इस पूरे क्षेत्र को हमारे अधिकार करने के बाद उनके इस लगे हुए जो देश हैं, चाहे फॉर्मोसा हो, वियतनाम हो, म्यांमार हो, मलेशिया हो, सबसे वो संघर्ष की स्थिति में है। और भारत से उनकी सबसे ज्यादा लड़ाई ये है कि मलाक्का स्ट्रेट है, जो हम देख सकते हैं सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच से, यही रास्ता है जहां से बड़े जहाज गुजरते हैं।
और भारत की पहुंच वहां तक है, क्योंकि हमारे जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, जो हमारे प्रमुख नौसैनिक अड्डे भी हैं, वो वहां पर है। उनको डर है कि अगर वो अपना प्रभाव का विस्तार इस तरह से नहीं करे, क्योंकि इसीलिए वो आज हिंद महासागर में भी आया है, और कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी जो देश हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश, वहां पर भी उन्होंने पोर्ट्स बनाए हैं और वहां पर वो प्रभाव अपना इस तरह से विस्तार करते हैं कि भारत को घेरा जा सके, ताकि भारत हिंद महासागर से बाहर न निकल सके, और भविष्य में ऐसी जरूरत पड़ने में मलाक्का स्ट्रेट में वो कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिससे वहां चोक पॉइंट बन जाए, और जो अबाध गति से समुद्री जहाज साउथ चाइना सी में जाते हैं, इसलिए उसको उस युद्ध को भी वो वहां पर नियमित रूप से वो युद्ध अभ्यास करते हैं। विश्व समुदाय की आंख खुल गई है, वो इस दादागिरी के खिलाफ है, और इसलिए आज भारत और यूएस, जापान मिलकर एक मलाबार एक्सरसाइज, जो नेवी की एक्सरसाइज है, करते थे। अब उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया है, ताकि हमारी समुद्री, क्योंकि ये जो वर्तमान में चीनी शासक दल हैं, उनका ये सोचना है कि अंग्रेजों ने जो विश्व में राज्य किया, उस राज्य का रहस्य समुद्री ताकत होने पर है। तो जो देश समुद्री ताकत बढ़ाएगा वही विश्व पे राज करेगा। और अगर आप निरंतर जो सूचनाएं आ रही हैं उसको अगर आप देखें, तो आज चीन ने अपनी सामुद्रिक शक्ति जो है, वो चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे फ्रिगेट हो, चाहे डिस्ट्रॉयर हो, चाहे पनडुब्बी हो, सबमरीन्स हो, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो, ये सब इतना बढ़ा के दक्षिण चीन सागर में कर लिया, ताकि वहां से होने वाले सारे व्यापार पर उनका एकाधिकार रहे। पूरा विश्व आज इसका प्रतिकार करने को तैयार है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता नहीं है कि भारत को इस समय को हाथ से जाने देना चाहिए। यह उचित समय है, क्योंकि पूरे विश्व की निगाह चीन के दुष्कर्मों पर है, इसलिए, और सभी लोग मिलकर इस वक्त वहां यूएस का जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बहुत बड़ा एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें उनके 2 विमानवाही युद्धपोत, साथ में ही 10 से 12 न्यूक्लियर सबमरीन, और बहुत बड़ा वहां पर नेवल एक्सरसाइज चल रहा है। उन्होंने अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा दी कि क्योंकि चीन ने बहुत ही जो 250 छोटे बड़े द्वीप हैं, इनमें से बहुत बड़े सारे द्वीप हैं जिनके ऊपर उन्होंने अनधिकारिक निर्माण किया है, आर्टिफिशियल निर्माण किया है, करके उनको एयरपोर्ट, नेवल पोर्ट के रूप में विकसित किया है, कि आवश्यकता होने पर वहीं से वो अपने सैनिक टुकड़ियों को जहां पर भी शत्रु देश पर वो भेज सके। पूरा विश्व इसके खिलाफ है। तो अब 3 कारण है जिससे पूरा विश्व उनके खिलाफ है: उनकी विस्तारवादी नीति, उनका दिया हुआ कोरोना, और इस वक्त जो दक्षिण चीन सागर में हो रहा है। कहीं ना कहीं इन सब से विश्व के ध्यान को हटाने के लिए उन्होंने जो कुछ गलवान घाटी में किया है, हमारे लिए उचित समय है। हम इस वक्त संभव है, अगर स्थिति और आगे बढ़ती है, चीन और कोई दुस्साहस करता है, अगर युद्ध की स्थिति आती है, तो निर्णायक युद्ध होगा, और हम निश्चय ही अक्साई चीन से लेकर गिलगिट तक लेकर जो उस दिशा में जो हमने आगे कदम बढ़ा दिए हैं, जो रास्ते हमने बनाए हैं, ब्रिजेज हमने बनाए हैं, जिस कारण चीन इतना आतंकित है, और जो हमने विश्व भर से हमें इस वक्त मदद मिल रही है, बहुत सारे साजो सामान जो हमारे पास नहीं थे, बहुत सारे देश वो सब देने को तैयार हो गए हैं। तो ये उचित समय है, हमारे हक में है कि हम इसका पूरा लाभ उठाएं और इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लें, जिससे हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, और चीन को एक हमेशा के लिए वो मिल जाए, मैसेज मिल जाए कि हम दूसरे छोटे देशों में जहां पर उन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया है, उस तरह के देश नहीं है। इसी दृष्टिकोण से पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर भी फॉरवर्ड एरिया में गए। आज भी वहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं,
ताकि सैनिकों का मनोबल भी बढ़े और चीन को संदेश स्पष्ट जाए कि हम दबने वाले नहीं हैं, हम घबराए नहीं हैं। ये जो फिंगर 1 to 4 और 8 और 14 है, ये बहुत टेक्निकल चीज है जो मुझे नहीं लगता है कि एमपीपीएससी के बच्चों को उतने डिटेल्स में जाने की जरूरत है। हमने एक आज बृहद पिक्चर जो इन टोटलिटी रखने का प्रयास किया। भविष्य में कभी दूसरा अगर अवसर मिलेगा तो मैं निश्चय ही अब उस क्षेत्र में चलने वाले जो गलवान घाटी में चल रहा है, वो जो मई से जो घटनाएं शुरू हुई, जो धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की के बाद हमारे जो 20 जवान शहीद हो गए, से लेकर आज तक की स्थिति जो भी है वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो हालांकि जो एनडीए सीडीएस में जाते हैं बच्चे, उनके लिए ज्यादा वो जानकारियां आवश्यक है, लेकिन एक हम इस बात को पूरा समराइज कर सकते हैं ये कहकर, ये पूरा प्रकरण चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो, चाहे वो गलवान घाटी हो, और चाहे अरुणाचल हो या कहीं पर भी हो, ये चीन के विस्तारवादी नीति का हिस्सा है और हमें इसका डट कर मुकाबला करना ही होगा और हम इसमें करने के लिए सक्षम है। जिसमें हमारे देश ने चीन को घेरने के लिए, क्योंकि किसी भी आज का युद्ध जो है किसी एक भूखंड में नहीं होगा, एक सीमा में नहीं होगा, दो फौजों के बीच में ही नहीं होगा। आज के युद्ध को टोटल वार कहते हैं और ये आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक मंचों पे लड़ा जाएगा। आज विश्व की सारी शक्तियां हमारे साथ है, यहां तक कि रसिया भी किसी हद तक हमारे साथ में है। मुझे नहीं पता है सही वास्तव में युद्ध होने की स्थिति में रसिया की क्या स्थिति होगी, लेकिन चीन ने व्लादिवोस्टोक में अपना वो करके क्लेम करके रसिया को भी अप्रसन्न कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि रसिया युद्ध में अगर हमारा साथ में खड़ा न भी दिखे तो वो चीन को बहुत मदद करेगा, इसकी संभावना शायद बहुत ज्यादा नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो चाइना जो अरुणाचल प्रदेश के जो 90,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की डिमांड करता है कि वो हमारा है, हमको चाहिए, या फिर वो तवांग वैली मांगता है कि वो तवांग वैली जो है वो दे दो, तो ऐसा क्यों जा रहा है कि या तो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया वो मांग रहा है, या तो ये दे दीजिए या मैं तवांग वैली दे दीजिए। तो तवांग वैली का क्या मतलब, उसको मतलब 90,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको तवांग वैली लग रही है, उसका क्या रीजन है? जैसा कि मैंने बतलाया कि 1962 की लड़ाई के बाद से अरुणाचल पर चीन अपना आधिपत्य जताता रहा और समय समय पर उनकी फौज, उनके टुकड़ियां आ जाती हैं, पत्थर रख के चले जाते हैं, लिख के चले जाते हैं कि ये हमारा वो है। लेकिन तवांग वैली का जो महत्व है, सामरिक रूप से जो महत्व है, वो ये है कि जो, क्योंकि पहली चीज तो हम इस चीज को समझे कि डिमार्केटेड कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है कोई हमारे बीच में, तो उस विवाद का सारा लाभ वो लेते रहते समय समय पे। ऐसा नहीं है कि वो तवांग वैली लेने के बाद अरुणाचल के भूभाग को छोड़ देंगे, क्योंकि वो नए नए क्लेम रोज करते रहते हैं। अभी भी अगर आप देखें जो रोज चर्चाएं हो रही हैं लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो वाद विवाद होता है, उसमें एक दिन वो कहते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, दूसरे दिन फिर कहते हैं कि नहीं नहीं मैं यहाँ बैठा रहूंगा, वहां बैठा रहूंगा। तो ये उनकी नियत में है। तो उनके लिए कोई एक जगह, मैंने कहा कि ये पूरे 3000 किलोमीटर में कोई जगह नहीं। उन्होंने नेपाल से को आगे करके बोला कि ये लिपू लेक हमारा है, वो रास्ता है जिससे है कैलाश मानसरोवर का रास्ता पिछले 70 साल से हमारे जो कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्री उसी रास्ते से जाते हैं। आज वो कहते हैं कि ये भी है हमारा है। अब वो नेपाल अपने आप तो कह नहीं सकता है। तो इस तरह से कि तवांग वैली का कोई अलग से सामरिक महत्व है जो अरुणाचल का नहीं है। क्योंकि एक बात हमें समझना होगा, अगर आप पूरे विश्व को देखें, जो रेशियल आइडेंटिटी है वो पहाड़ों से समतल की ओर जाता है। तो ये जितने देश है, ये अरुणाचल, नागालैंड, इधर नेपाल, भूटान, सिक्किम, यहां के लोग मंगोलॉइड रेस के हैं, उनमें एफिनिटी है।
तो उनके लिए यही एक बहुत बड़ा शर्त है। जैसा कि उन्होंने कहा 1860 में व्लादिवोस्टोक हमारा था, ये कुछ ऐसा ही होगा कि आज हम कहें कि हमारे महाभारत में लिखा हुआ है कि गांधारी जो गांधार की थी, यानी अफगानिस्तान भारत का हिस्सा है। तो उनके लिए कोई तर्क संगत बात नहीं कि उन्होंने इस जमीन को क्यों मांगा, उस जमीन को मांगा। उन्होंने गलवान घाटी में अपना हमारा रास्ता बनना रोका, इसलिए कि वो रास्ता बन जाने से हम अगर दौलत बेग ओल्डी में पहुंच जाएंगे तो वहां से हम उस पूरे स्थिति को नियंत्रण करने की क्षमता रखेंगे कि हम पूरे अक्साई चीन और साथ में ही जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वहां तक अपना प्रभाव हो जाएगा। तो उसका किसी एक जगह पर अगर हो कि सिर्फ वो अरुणाचल मांग रहा हो या वो सिर्फ एक किसी जमीन पर वो अपना क्लेम कर रहा। अभी आपने देखा था आज से 6-8 महीने पहले भूटान में डोकलाम विवाद हुआ, तो उसका फ्लैश पॉइंट कहीं एक जगह किसी एक कारण से नहीं है। ये सिर्फ बतला सकते वो स्वयं कि वो हर जगह क्यों अपना मुंह मारते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। इस तरह की विचार है उनका। सामरिक रूप से उस जमीन में सामरिक रूप से या राजनीतिक रूप से इस जमीन या उस जमीन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जो उनको कोई लाभ यहां हो जाएगा जो वहां नहीं होगा, ये मिल जाने के बाद वो कहेंगे कि नहीं अरुणाचल का भी हमारा, आपने इसके बदले उसको लिया तो अब उसको भी दे दो। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता है चीन की, तो उसका भी कोई फर्क पड़ता है क्या इस मुद्दे पर? बहुत फर्क पड़ता है। अभी तक हमने जब भी किसी तरह का भी प्रस्ताव जो भारत को प्रभावित करता है, जैसे जो आतंकी वहां से निरंतर आतंकवाद करते हैं, जो बड़े बड़े आतंकी हैं जिनको उन्होंने शरण दे रखा है, जिनके नाम हमने लिए, हमने प्रमाण दिए, चाहे वो बॉम्बे का 26 जुलाई 7 का घटना हो या जहां पर भी जो घटनाएं हुई उसमें सलालुद्दीन और दूसरे जितने भी लोग हैं, उनकी बात, उनको अंतर्राष्ट्रीय जब हम आतंकी घोषित करने का प्रयास करते हैं, चीन उसमें वीटो कर देता है। आज भी हम कोई प्रस्ताव लेकर जाएंगे तो चीन उसको वीटो कर देगा। बस आज लाभ का हालत यह है कि बाकी सब देश अगर मिल जाए, हमारे साथ हो जाए, तो उनके वीटो को ओवरराइड करके उनसे वीटो छीना जा सकता है। अब चीन ने वैसी स्थिति पैदा कर दी है क्योंकि पूरा विश्व जनमत उनके खिलाफ है। एक उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के सिवाय कोई देश नहीं है और उनका भी उनके साथ खड़े होने का कोई ना सामरिक महत्व है ना आर्थिक महत्व है। उत्तर कोरिया का फिर भी थोड़ा सा सामरिक महत्व है, लेकिन आर्थिक रूप से वो भी एकदम बर्बाद देश है। और जो पाकिस्तान की स्थिति है वो तो हम जानते ही हैं। तो उनके साथ होने या ना होने से कोई बहुत, पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट ये है कि सीपेक का काम ना रुके, तो उनका स्थायी सदस्य होने का, वीटो पावर होने का, जब भी कोई हम प्रस्ताव लेके जाते हैं जिसके ऊपर हम चर्चा चाहते हैं तो उस पर वो वीटो कर देता है, उस पर कोई संवाद ही नहीं होता है। तो आज जो स्थिति है बहुत अनुकूल है। हमको चाहिए कि यहीं पर जो कुछ है फैसला जमीन के ऊपर करते, क्योंकि यूएनओ में कोई फैसला हो ही नहीं सकता है जब तक इनके पास वीटो है। जी, थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद सकुन। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि इतने साल हो गए हैं भारत को आजाद हुए, उसके बाद में भी ये सीमा विवाद जैसी समस्याएं चीन से 2-2 बार युद्ध होने के बाद भी क्यों नहीं सुलझाई जा सकी हैं? और उसके बाद में एक क्वेश्चन सर, इसका पहले आंसर दे दीजिए फिर मैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, मैंने जैसा कि बतलाया कि शायद मैं किसी राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं करूंगा, लेकिन शायद एक राष्ट्र के रूप में कभी भी हमने अपने को असर्ट करने का प्रयास नहीं किया। हमने हमेशा ही, जब पांडव कौरव भाई भाई हुआ तो महाभारत का युद्ध हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई हुआ, तो हमने कभी भी अपने सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जिस तरह का प्रयास होना चाहिए नहीं किया। ठीक है, थोड़ा लगे, मुझे ख्याल है जब मैं आप लोगों की उम्र का था, छात्र ही था, उस वक्त ये अक्साई चीन और कुछ और जमीन का विवाद चल रहा था। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे देश का, जब पार्लियामेंट में सवाल आया, जो दूसरे विरोधी पार्टियों ने सवाल किए कि भाई ये जमीन आप कैसे दे रहे हो,
तो बोला कि उस जमीन में कुछ नहीं, वो बंजर जमीन पे वो पत्थर है, वहां पर कोई घास भी नहीं उगता है। तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति की कमी, हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति विशेषकर की कमी, नहीं तो सामरिक रूप से हम हमेशा समर्थ थे कि हम इसको अपना असर्ट करते और अपना कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इतिहास में पीछे तो नहीं जाया जा सकता, आगे ही बढ़ना है, और इस वक्त हम आगे बढ़कर उन भूलों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। Have I answered you, शगुन? आपके प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ, गुड नून सर। जी सर, ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि जो साउथ चीन जो सी है जी, तो वहां पर वो अपना आधिपत्य जमाना चाहता है चीन। जी। तो मेरा सवाल ये था सर कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ है, इंटरनेशनल कोर्ट है, तो क्या कोई भी, जैसे वो कोई भी रूल्स नहीं मानने को तैयार है, तो कोई भी उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता क्या सर चीन को? नहीं, सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन के जवाब उत्तर नहीं दूंगा। मैरीटाइम लॉ है, एक देश अपने उससे भूमि से समुद्र के कितने किलोमीटर तक उनका प्रभाव है जिसमें वो किसी को आने नहीं देगा, उसके बाहर कितनी देर दूर तक वो आर्थिक गतिविधियां कर सकती है, सब कुछ लिखित पढ़त में है। ये कोई तो वो तो अंतरराष्ट्रीय किसी भी चीज को मानते ही नहीं, कहते जो मैं कर रहा हूं उसे 90% भाग पे कहता है कि मेरा प्रभाव है। तो जब मैं कहूं कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूं हमारे फौज में एक जोक है, किसी जाति विशेष का मैं नाम नहीं लूंगा, उनके बारे में फौज में बहुत जोक होते हैं। तो उसमें कोई चौधरी था, बहुत बहादुर था, अनपढ़ था, वो किसी की नहीं सुनता था। तो उसने कहा कि कोई गांव के बाहर एक विद्वान आकर बैठ गया, वो लोगों को प्रश्न पूछता, लोग प्रश्न पूछते थे, उसका वो जवाब दे देता था। तो उसको लगा कि हमारे गांव में मैं इतना बड़ा चौधरी, ये दूसरा कौन आ गया यहाँ पर, तो चलो देखते हैं। वो अपने 10-5 साथियों के साथ वहां पर पहुंचा। तो लोगों ने पहले ही उसको, जो वहां पर बैठे थे गुणीजन, उनको बतलाया कि ये बहुत बदमाश आदमी है, ये जो कहे वो ऐसे ही सुन लेना, मान लेना। तो उसने आकर कहा कि हाँ, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तो बोले ठीक है। तो बोला कि 8 दुगुनी कितने होते हैं? बोले 16। बोले नहीं, मैं नहीं मानता हूं 16 होगा। उसने वो रखा था कि जो मुझे 8 दुगुनी 16 समझा देगा उसको मैं अपनी सारी भैंसें दे दूंगा। तो उसके साथी ने कहा कि ये तो कोई भी समझा देगा। बोले मैं समझूंगा ही नहीं। तो आज चीन की स्थिति कहीं ना कहीं वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हो पिछले 4 महीने से पूरा विश्व त्रस्त है कि ये वुहान से, अब उसने मैनमेड है कि नहीं कोरोना, लेकिन वो वुहान से निकला। उन्होंने समय पे विश्व समुदाय को सूचना नहीं दी, WHO पे दबाव डालकर सूचना को समय से उसको वैश्विक महामारी घोषित करने से रोक कर रखा। आज गलवान घाटी में वहां पर जो स्थिति है, सभी लोग पेट्रोलिंग करते हैं, आते जाते हैं। अब वो वहां आकर बैठ गए, और बैठ भी गए वहां पर, क्योंकि वहां पर आप अस्त्रों का संचालन नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप बंदूक नहीं चला सकते हैं। तो वो लाठियों पे तार बांध के ले आए कि हम अंतरराष्ट्रीय सब नियमों को मान रहे हैं। तो वहां पर भी सारे ऐसे ही हैं कि जिसका भी जो सीमाएं हैं, जो दक्षिण चीन सागर में, वो कहता है कि 90% पर हमारा अधिकार है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो नियम है, तो नियम तभी भी है, तभी तक है जब तक नियम को अगला माने। आगे नेक्स्ट। कृष्णा आप पूछिए, कृष्णा सोलंकी। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री का लद्दाख अचानक दौरा, ये रणनीति क्या होता है? सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। हम लोग जब किसी के घर में कोई भी अनिष्ट हो जाता है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, वहां जाते हैं संवेदना प्रकट करने के लिए, उनको ये जताने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, आपके दुख में सहभागी हैं। तो आज यहां पर बैठे हुए सीमाओं की
समीक्षा हम कर ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं गुणीजन इस देश में करते रहते हैं निरंतर उनकी समीक्षा कि कौन अंदर आया कौन बाहर गया, वो समझने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन स्थान है, इतने कठिन कि वहां पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है। वहां पर प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने जाकर, चूंकि आज तक ऐसी स्थिति थी, एक बेसिक बात मैं बतला दूं ये सभी के जानकारी के लिए, चाइनीज आर्मी और भारतीय सेना में एक बेसिक डिफरेंस है। हमारी जो सेना है वो राष्ट्रीय सेना है, वो राष्ट्रीय सेना, वो किसी पार्टी की सेना नहीं है, शासन किसी भी पार्टी की है। सेना का जो वो है समर्पण है वो भारत के संविधान के प्रति है और भारत के जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित रखने का उनका दायित्व है। चाइनीज आर्मी ऐसी नहीं है, उस आर्मी को पीएलए कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। वो सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है, यानी एक पार्टी की आर्मी है, और उस वहां कंस्क्रिप्शन सिस्टम है, हर एक को 3 साल तक सेवा देना है कंपलसरी। उसके कारण एक बहुत बड़ी गड़बड़ी वहां पर है। सन 83 से लेकर 2017 तक वहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, कोई भी माँ बाप एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, और जो बच्चा पैदा करेगा उस एक से अधिक, उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसको राशन नहीं मिलेगा, वहां सब कुछ तो सरकार के ऊपर आश्रित है। इसलिए जब माँ बाप का एक ही संतान होता है वो बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं। आज की जितनी आर्मी है चाइना की, वो सारी वो है जो 1983 से लेकर 2017 के बीच में पैदा हुए हैं, इसलिए वो बहुत, उनका लालन पालन बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग हुई है, उनको इतने कठिन परिस्थितियों में जीने की आदत नहीं है, वो बहुत लाड प्यार से। अक्सर उनके वहां से लोग भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि वो मोटिवेटेड आर्मी नहीं है, जैसी हमारी आर्मी है वैसी आर्मी नहीं है। इसलिए आपने देखा है कि जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसको लेकर पूरे देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों से लेकर सभी लोगों ने, अधिकारियों ने जाके, उनका फौजी अधिकारियों ने उनके जो शहीद थे उनके देह को उनके परिवारों को दिया, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। वहां आज तक ये नहीं पता चला लोगों को कि कितने लोग मरे, कितने लोग जिए, और वहां पर उनका सबका वहां दफन अफन करने की बात सब खत्म हो गई, क्योंकि जगह नहीं है। सबके लिए उनका खुद ही अंत्येष्टि करके, और सिर्फ घर वालों को तब पता चलता है जब उनका वो अस्थि कलश उनके घर पहुंचता है। वहां पर, यहाँ पर हमारे जो फौज का स्ट्रक्चर वो एकदम क्लियर है। फौज के बीच में कोई फौज नॉन फौजी नहीं है, वो चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उसमें फौजी अधिकारी है। आप लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, ये स्ट्रक्चर है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और चीफ, और अब उसके ऊपर सीडीएस हो गया है। इनको एक दूसरे को जवाब देना है। कोई भी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जाकर जवान को नहीं कह सकते हैं, या किसी कंपनी कमांडर को नहीं कह सकते कि तुमने ऐसा क्यों किया या नहीं किया। उनके हर एक उसके साथ, यूनिट के साथ एक पॉलिटिकल कमिश्नर होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो तय करता है वहां पर खड़े होकर लड़ना है कि नहीं लड़ना है, करना है कि क्या करना है। उसमें वो कभी जो मिलिट्री एंगल है, हम एक सैनिक अधिकारी होने के नाते जब कोई भी एक्शन लेते हैं उसमें निश्चय ही हम सोचते हैं कि जो हमारे जवान हैं उनकी सुरक्षा भी हो, कहीं ऐसा ना हो हम किसी ऐसे काम में उनको, ऐसा नहीं कि उसमें वो मरेंगे नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं कि कम से कम नुकसान हो। उनके यहाँ ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला बस भेजा, क्योंकि जो सूचनाएं हैं, क्योंकि अधिकृत नहीं है इसलिए नहीं बतला सकते। जो गलवान नदी है, उनके जो लड़के जो जवान मरे हैं, उसमें से अधिकतर वो ठंडे पानी में जो हमारे जवानों ने उनको धक्का दिया, जब उन्होंने जो प्रतिशोध स्वरूप उसमें पानी में गिर के, ठंडे पानी में गिर के जम के मर गए। आज तक उन्होंने देश को नहीं बतलाया। ये बेसिक अंतर है उनमें और हम में, कार्य शैली में। लिहाजा वो जो कुछ भी करते हैं उसमें एक जवान की सुरक्षा इत्यादि का ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लिए वो बहुत जरूरी चीज है। हमारे प्रधानमंत्री भी जाकर उनको ये बतलाते रहते हैं, बेटे तुम यहाँ लड़ रहे हो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी, आई रिकॉग्नाइज योर कंट्रीब्यूशन।
आप छोटे हो, आप एक साधारण सिपाही हो, लेकिन जो काम कर रहे हो बहुत महत्वपूर्ण हो। अंग्रेजों ने विश्व भर में 250 साल तक राज किया। उसका कारण है उन्होंने हर जवान के उस निष्ठा को और उस वीरता को रिकॉग्नाइज किया। कभी आपको मौका मिले नागालैंड की राजधानी कोहिमा जाना। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद अंग्रेजों ने उस युद्ध में, द्वितीय विश्व महायुद्ध में भारतीय और अंग्रेज जो उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, जो शहीद हुए थे, उनके लिए एक मेमोरियल बनाया है। उस पर लिखा हुआ है, व्हेन यू गो होम टेल देम दैट वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। जब आप घर जाएं, पढ़ने वालों को वो बतला रहे हैं, जब आप घर जाएं उन सबको बतलाएं कि हमने अपना आज समर्पण कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि आप अपने घर में सुरक्षित रहें और आराम से सो सके। ये बात बतलाने के लिए प्रधानमंत्री गए, ये बात बताने के लिए राजनाथ जी गए हैं कि पूरा देश आपके साथ है। ये सिंबॉलिक है। और उनका कोई भी, अभी तक कोई भी, कहीं हमने तो नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा हो, उनका कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति ने अपने को आजीवन राष्ट्रपति कर लिया, उसके बाद वो आराम से घूम रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि यहाँ पर भी कब्जा कर लो, वहां पर कब्जा करने की क्या कीमत है, कितने लोग मरते हैं, जीते हैं, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। ये फर्क है हम में और उनमें। हेलो, पूछिए श्रीकांत। हाँ पूछिए आप। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह लगातार चाइना ने माने बीते वर्षों से भी भारत के साथ विश्वासघात किया और हमारा व्यापारिक रूप से भी साझेदार है, तो क्या हम जैसे उसके ऊपर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाकर क्या उस पर अंकुश लगाया जा सकता है? क्योंकि भारत का बहुत बड़ा बाजार है चाइना का आर्थिक रूप से। आपके प्रश्न का 1 पॉइंट जवाब है नहीं। आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, आपने पढ़ा होगा हम सब बंधे हुए हैं कुछ नियमों से। चाइना कोई नियम नहीं मानता है। WTO करके एक संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम सब उसके सिग्नेटरी हैं। और कोई भी सरकार किसी भी दूसरे सरकार के आयात निर्यात को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है बिना कारण के, बिना योग्य कारण के, कि वहां से जो सामान आ रहा है उसके माध्यम से कोई तस्करी हो रही है या कोई अवैध गतिविधि हो रही है या उसके अंडर में कोई आर्म्स एम्यूनिशन आ रहे हैं। जब तक इस तरह से, या जो चीज वो देने को कहते हैं हमेशा ही उसको सब स्टैंडर्ड सामान आता है, इस तरह की कोई अगर बात हो तब सरकार उसमें स्टेप इन कर सकती है। ये पूरा विषय आज हम पर और आप पर है, लेकिन मैं बधाई देता हूं पूरे भारतीय समाज को, सबसे ज्यादा व्यापारी समाज को। उन्होंने कहा कि लाभ कम होगा तो चलेगा, हम चाइना से सामान हम आप रोक सकते हैं, हम खरीदेंगे नहीं तो व्यापारी लाएंगे नहीं, व्यापारी लाएंगे नहीं तो वो कुछ भी बनाते रहे। हम आर्थिक रूप से सरकारी तौर से कोई प्रतिबंध बिना कारण के नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम सब WTO के सिग्नेटरी हैं और उसके नियम के अनुसार कोई देश किसी के यहां से व्यापार करने से नहीं रोक सकता है। हेलो, जय हिंद सर। मैं सर, मेरा प्रश्न था कि जो चाइना है उसने कोरोना को फैलाकर पूरे विश्व को जो है प्रभावित किया है बहुत बुरी तरीके से। सारे देश की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो ठप पड़ चुकी हैं। तो सर ऐसे में हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम उसकी आर्थिक उपेक्षा करें। सब जैसा आपने बताया कि WTO ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, हम आयात पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आयात पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अब जिस चीजों में जो कर सकते थे वो कर दिया है। जैसे जो एप्स हैं, चाइनीज एप्स हैं, जो 59 एप्स को हमने प्रतिबंधित कर दिया अधिकृत रूप से, सरकारी रूप से, क्योंकि हमने कहा कि इसके माध्यम से हमारे डेटा, हमारे देश की डेटा, हमारी डेटा चुरा कर वो वहां पर उसका प्रयोग कर रहे हैं। वो हम कर सकते हैं, कोई कारण होना चाहिए। आप नहीं कह सकते हैं कि वहां से लक्ष्मी गणेश नहीं खरीदेंगे, जो दिवाली में हम खरीदते रहे, लड़ी खरीदते हैं वो नहीं खरीदेंगे, राखी नहीं खरीदेंगे। सरकार नहीं कह सकती है। आप बहन जी हो, आप कह सकते हो मैं अपने भाई को भारत में निर्मित राखी भेजूंगी, ये आप निर्णय कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ना कोई चाइनीज खरीदेगा तो उसको कोई रोक सकता है। तो ये बाधा है WTO के, हम सब सिग्नेटरी हैं, जो हम कर सकते हैं वो किया अधिकृत रूप से। बिहार सरकार ने और अपने रेल मंत्रालय ने, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ ठेके थे जिनको निरस्त कर दिया।
और वो निरस्त किया इसलिए नहीं कि वो चाइनीज है। कि सर क्यों ना हम चाइना ने आज इतना ठोस दिया पूरी दुनिया को उसका बायकॉट करने का, तो हम सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन साथ मिलकर पूरे देश साथ अगर उसका क्या बायकॉट नहीं कर सकते। अब ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तय कर सकते हैं, आप और हम नहीं तय कर सकते। यूएनओ में जाकर ये तय हो सकता है कि चाइना के सारे सर क्यों पूरे देश खुल के सामने नहीं आते चाइना के खिलाफ? जो देश जिनके ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने अत्याचार किया उसमें से अधिकतर देश बहुत छोटे और कमजोर थे। वो इस स्थिति में ही नहीं थे कि उनके खिलाफ आवाज उठाए। आज भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सबको एक साथ देखकर वो लोग कम से कम खड़े हो गए हैं और अन्याय नहीं होने देना चाहते। तो ये स्थिति है और हो रहा है। भारत में जनमानस बहुत जग गया है। ऑलरेडी करोड़ों रुपए के सामान हम नहीं ले रहे हैं और यही चालू रखे जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन के खिलाफ कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है, तब तक ऐसा हम कर सकते हैं।